हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मित्रों, कल की वीडियो में आपने लघुगुण की अवकलन पर आधारित अवकलनों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों का अवकलन करना सीखा। आज हम मित्रों प्राचलिक फलनों के अवकलन का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको इस बात की जानकारी आ जानी चाहिए कि प्राचलिक फलन होता क्या है, प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान से सुनना। माना कि दो चर फलन x और y हैं। दोनों चर फलनों में x और y में एक सीधा संबंध न होकर एक अन्य चर के द्वारा संबंध स्थापित हो, तो इस प्रकार के फलनों को प्राचलिक फलन कहते हैं। मित्रों समझने का प्रयास करना। माना दो चर हैं x और y, दोनों चरों को एक तीसरे चर के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, एक तीसरे चर के द्वारा इन दोनों में संबंध स्थापित किया जाए, तो इस प्रकार के फलनों को प्राचलिक फलन कहा जाएगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें। माना एक फलन x बराबर f1t है, दूसरा फलन y बराबर f2t है। तो कहने का मतलब x और y में आपस में सीधा संबंध नहीं है। मित्रों कहने का मतलब x का संबंध यहाँ t से है, y का संबंध t से है, अर्थात यहाँ दोनों चरों को x और y का सीधा संबंध चर फलन t करा रहा है। तो समझ लेना है कि यहाँ एक t प्राचल है। तो मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राचलिक फलन होता क्या है। प्राचलिक फलन के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिख दिया x बराबर cos थीटा और y बराबर sin थीटा। तो ध्यान दें यहाँ दो चर फलन x और y हैं, ये एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, लेकिन इस थीटा के द्वारा ये एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ थीटा प्राचल का काम कर रहा है और हमेशा प्राचलिक फलनों का अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष किया जाएगा। मित्रों जैसा कि पहले एग्जाम्पल में यहाँ प्राचल का काम t कर रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ प्राचल का काम थीटा कर रहा है। इसलिए प्रथम फलन में इनका अलग अलग अवकलन किया जाएगा। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt आ जाएगा। dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू प्राप्त हो जाने के बाद dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली जाएगी और dy अपॉन dx को लिख दिया जाएगा। dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। देखिए एक बार पुनः देखें। जब दो चर फलन डायरेक्ट एक दूसरे से संबंधित ना हो, लेकिन उनको संबंधित उनका आपस में संबंध स्थापित करने के लिए एक तीसरे चर की आवश्यकता पड़े, तो वो तीसरा चर प्राचल फलन कहलाएगा। मित्रों जैसा कि दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा। पहले नंबर के एग्जाम्पल में t प्राचल है, दूसरे नंबर के एग्जाम्पल में थीटा प्राचल है। तो यहाँ अगर इनका अवकलन करना हो तो इनका अलग अलग अवकलन किया जाएगा। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा। ऐसे ही यहाँ मित्रों थीटा प्राचल है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा dx अपॉन d थीटा, यहाँ आएगा dy अपॉन d थीटा। तो देखिए एक बार पूरी प्रोसेस इनको जान ले अपन। ध्यान दें। माना एक फलन x बराबर f1t है, दूसरा फलन y बराबर f2t है। आपको पता है यहाँ प्राचल t है तो यहाँ dx अपॉन dt निकाला जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा क्योंकि यहाँ t प्राचल है। dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा f1 t।
आप जानते हो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है। इसी तरह से dy अपॉन डी टी यहाँ आ जाएगा एफ टू डैश टी। अब ध्यान दें यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर लिखा जाएगा मित्रों dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, और ये इन वैल्यूओं को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी की वैल्यू है एफ टू डैश टी अपॉन एफ वन डैश टी। इस तरह से मित्रों ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्राचलिक फलनों का अवकलन किया जाएगा। ये प्रोसेसिंग आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अब हम क्वेश्चन लिख के देखते हैं। आपको प्रक्रिया का पता लग गया होगा मित्रों, एक बार और सुन लो। आपको यहाँ दो समीकरण दिए जाएंगे इस तरह से अलग अलग। दो समीकरण हो गए, दोनों समीकरणों का अलग अलग अवकलन किया जाएगा। अलग अलग अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा? जो उसमें प्राचल होगा। प्राचल आप जानना सीख ही गए। तो कहने का मतलब दोनों समीकरणों का प्राचल के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। अवकलन करने के बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली जाएगी। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है मित्रों। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए यदि क्वेश्चन में प्राचल t है तो फॉर्मूला ये लगेगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। मित्रों यदि प्राचल t के अलावा अन्य कोई प्राचल दिया गया हो, माना कि थीटा दिया गया हो, तब हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो कहने का मतलब ये भी एक फॉर्मूला हो गया। वो फॉर्मूला dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए डिपेंड करता है कि प्राचल क्या है। अगर प्राचल t है तो फॉर्मूला ये लगेगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यदि प्राचल थीटा है तो फॉर्मूला ये लगेगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। यदि प्राचल फाई है, माना कि फाई है, तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d फाई अपॉन dx अपॉन d फाई। तो मित्रों आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और देखिए इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, प्रदर्शित करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। देखिए dt से dt कट जाएगा, बात वही रह जाएगी dy अपॉन dx। ये तो एक तरह से एक प्रदर्शित करने का तरीका है। तो इस तरह से प्राचलिक फलनों का अवकलन किया जाता है। अब यहाँ दो तीन क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मित्रों, ध्यान से सुनना है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया, यदि x बराबर at स्क्वायर और y बराबर 2at हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। मित्रों आपको यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। दो समीकरणों से हमें ये पता लग जाएगा कि ये प्राचलिक फलन है। और आपको देखिए प्राचलिक फलन डेफिनेशन से भी हमें पता लग जाएगा कि x और y का एक दूसरे से सीधा संबंध न होकर किसी अन्य तीसरे चर के द्वारा संबंध स्थापित हो तो वह प्राचलिक फलन कहलाता है। तो मित्रों x और y एक दूसरे से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन इनको सीधा संबंधित करा रहा है t। आप समझ लें यहाँ प्राचल t है, इसलिए इन दोनों का t के सापेक्ष अलग अलग अवकलन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दें, x बराबर at स्क्वायर और y बराबर है 2at। मित्रों ये दोनों समीकरण अलग अलग लिख लिए, दोनों का अलग अलग अवकलन किया जाएगा। ये ध्यान रखना है किसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा? t के सापेक्ष मित्रों। तो
तो कहने का मतलब इसका टी के सापेक्ष अवकलन अलग करेंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन अलग करेंगे। तो देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dt। उसके बाद देखिए यहाँ अचर और चर का गुणनफल है। मित्रों आपको अवकलन के साधारण नियमों में मैंने जानकारी दी कि अचर और चर का यदि गुणनफल दिया गया हो और उसका हमें अवकलन करना हो तो मित्रों अचर को तो स्थिर रखा जाता है और चर का अवकलन कर दिया जाता है। तो देखिए a को स्थिर रखा और t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मित्रों x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। इस तरह से dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई मित्रों 2at। देखिए इसका प्राचल के सापेक्ष अवकलन कर लिया समीकरण 1 का, समीकरण 2 का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। मित्रों यहाँ ध्यान रखने की बात है कि दोनों समीकरणों में प्राचल एक जैसा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ प्राचल x का प्राचल x की वैल्यू कहने का मतलब समीकरण 1 में तो प्राचल t है और समीकरण 2 में प्राचल थीटा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। प्राचल एक जैसा ही होगा। तो ध्यान दें इसका भी जो आपने इस तरह इसके साथ जो काम किया है वो की वही काम यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिख दिया जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष करेंगे तो मित्रों dy अपॉन dt बराबर आएगा। देखिए यहाँ भी वही नियम लग गया, अचर और चर का गुणनफल है। मित्रों अचर 2a है, चर t है। अचर और चर का गुणनफल है तो अचर को स्थिर रखकर 2a को स्थिर रखकर t का अवकलन कर दिया जाएगा t के सापेक्ष। मित्रों हम जानते हैं एक फलन का उसी फलन के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो अवकलन 1 आता है। तो अतः t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। इसका मतलब dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई 2a गुणा 1 करें तो 2a। मित्रों dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू dy अपॉन dx की ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस करवाया कि dy अपॉन dx का फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dx बनेगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt की वैल्यू आई मित्रों 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू आई 2at। अब इनको आप इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, जितनी कैलकुलेशन हो जाए तो मित्रों 2a से 2a कट गया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन t। तो ओवरऑल रिजल्ट आया बच्चों dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन t और यही आंसर आ गया। मित्रों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। देखिए आपको इसका प्रोसेसिंग पता लग गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं यहाँ क्वेश्चन अगला लूं तो देखिए जैसे लिख दिया क्वेश्चन x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ दो फलन दिए गए हैं और दोनों फलन प्राचलिक फलन है, आपको समझ में आ रही होगी। x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। मित्रों यहाँ x और y में x और y एक दूसरे से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन इनमें सीधा संबंध कर पाता है थीटा। तो यहाँ थीटा प्राचल हो गया, इसलिए ये प्राचलिक फलन हो गया। और मित्रों हम जानते हैं कि प्राचलिक फलनों का अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष किया जाता है। जैसा कि आपने पूर्व क्वेश्चन में देखा कि वहां प्राचल t था तो t के सापेक्ष अवकलन किया, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष अवकलन किया तो dx अपॉन dt आया, y का t के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dt आया। तो इस तरह से मित्रों यहाँ थीटा प्राचल है
तो थीटा के सापेक्ष अलग अलग अवकलन किया जाएगा। इसका अलग अवकलन करेंगे x बराबर a cos थीटा का और y बराबर b sin थीटा का अलग अवकलन करेंगे। तो यहाँ से dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा मित्रों, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में प्रैक्टिस कराती थी, इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मूले काम में आएंगे। तो मित्रों इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर a cos थीटा, यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ मित्रों t के सापेक्ष अवकलन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ t प्राचल नहीं है, यहाँ प्राचल थीटा है। तो डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए dx अपॉन d थीटा और देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। तो a तो अचर है, cos थीटा चर है, अचर और चर का गुणनफल है, तो अचर को स्थिर रखकर चर का अवकलन कर दिया जाएगा। a को स्थिर रखा और cos थीटा का मित्रों अवकलन होता है माइनस sin थीटा। मानक सूत्रों में मैं आपको याद करवा चुका हूँ और वीडियो में ये बातें डिस्कशन कर चुका हूँ। तो cos थीटा का अवकलन होगा माइनस a sin थीटा। उसके बाद इसकी आगे कोई कैलकुलेशन हो नहीं रही है, इसलिए इसको यही छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा और dy अपॉन d थीटा बराबर, इसमें भी अचर और चर के गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। अचर तो यहाँ b है, चर sin थीटा है, तो b को स्थिर रखा जाएगा और sin थीटा का अवकलन कर दिया जाएगा। तो b को स्थिर रखा और sin थीटा का अवकलन किया तो cos थीटा आ गया मित्रों। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए dy अपॉन dx का जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वो dy अपॉन dx बराबर क्या लगेगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दी जाएगी, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा की वैल्यू है b cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू है माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा। इसकी आगे कैलकुलेशन की जा सकती है। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस b अपॉन a cos थीटा बटे sin थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राचलिक फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ज्यादा और अच्छी हो जाएगी आपकी पकड़ प्राचलिक फलनों के अवकलन करने में। तो देखिए अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तब तक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मित्रों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर अंडर रूट cos 2 थीटा, y बराबर अंडर रूट sin 2 थीटा हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों आपको ये पता लग गया होगा कि ये प्राचलिक फलन है। कैसे पता लगा कि यहाँ x और y में सीधा संबंध नहीं है, इन दोनों में सीधा संबंध कराया है थीटा में, इसलिए यहाँ थीटा प्राचल हो गया। और मित्रों अपन जानते हैं कि प्राचलिक फलनों का अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष किया जाता है। तो मित्रों इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों का अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले करते हैं x बराबर अंडर रूट cos 2 थीटा, ये आपको दिया गया है। y बराबर अंडर रूट sin 2 थीटा, ये भी आपको दिया गया है। तो देखिए इनका आपको पता ये लग ही गया कि यहाँ प्राचल थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा। मित्रों ये बात समझने की है। देखिए मैंने आपको अवकलन के मानक सूत्रों की चर्चा की तो उस समय मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करवाया कि अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। बच्चों उस टाइम मैंने ये बात भी आपको बताई कि अंडर रूट एक्स का अवकलन हम अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसमें एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन मैंने एक बात वहां भी बताई थी कि अंडर रूट एक्स का आप पहले फॉर्मूले याद कर लें। इसको याद करने से हमें आसानी रहती है कैलकुलेशन करने में। तो मित्रों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले भी मैंने बताया है, आज भी मैं फोकस कर रहा हूं और इस फॉर्मूले का उपयोग करना ही इस सवाल में मेरा उद्देश्य था। अन्यथा ऐसा सवाल तो मैंने ये भी करा दिया। तो ध्यान दें x बराबर अंडर रूट cos 2 थीटा। आपको मित्रों एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखिए हमें इसका अवकलन करना है तो देखिए एक तरीका है इसका अवकलन करने का कि जो अंडर रूट के अंदर कोई फलन दिया गया, अंडर रूट साइन के अंदर अंडर रूट साइन लगा हुआ है उस फलन पे और उसका हमें अवकलन करना है। तो अंडर रूट साइन के अंदर जो भी फलन दिया गया है उसको मन में x मान लें मित्रों और समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब अंडर रूट साइन के अंदर यहाँ cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा को पूरे को मन में x मान लिया तो मित्रों यहाँ ये अंडर रूट x बन गया ना। अंडर रूट x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, अभी बताया 1/2 रूट x। रूट अब x का मतलब मन में क्या माना cos 2 थीटा। तो मित्रों अंडर रूट x का अवकलन तो हो गया, समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद cos 2 थीटा का अवकलन करना है। cos 2 थीटा का भी अवकलन डायरेक्ट नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ समस्या क्या है, 2 थीटा समस्या है मित्रों, 2 थीटा। यदि 2 थीटा को मन में x मान लें तो ये cos x बन जाएगा मित्रों और cos x का अवकलन जानते हैं हम माइनस साइन x होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा माइनस साइन x का मतलब माइनस साइन x का मतलब मन में 2 थीटा माना। अभी अवकलन पूरा नहीं हुआ है मित्रों, अभी 2 थीटा का अवकलन शेष है, 2 थीटा का। तो देखिए 2 थीटा का अवकलन करें तो 2 तो अचर है, थीटा चर है, अचर और चर का गुणनफल है तो अचर को स्थिर रखकर चर का अवकलन कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब 2 को स्थिर रखा और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अवकलन हो गया मित्रों। आपके समझ में आ गई होगी अवकलन करने की प्रक्रिया। इसकी कैलकुलेशन कर लें, dx अपॉन डी थीटा बराबर 2 माइनस के 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट cos 2 थीटा। मित्रों यहाँ 2 से 2 कट गया और ये आ गया dx अपॉन डी थीटा बराबर साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा और ये माइनस चिन्ह है। तो dx अपॉन डी थीटा का अवकलन इस तरह से कर किया। इसी तरह से हमें y बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा का करना है, y बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा का अवकलन करना है मित्रों। इसका अवकलन भी सेम उसी प्रकार होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो मेरे मित्रों अभी एक बात बताई कि अंडर रूट के अंदर जो फलन दिया गया है उसको मन में x मान लें। तो मित्रों मन में x मानने से ये अंडर रूट x हो गया और अंडर रूट x का अवकलन मैंने आपको बताया कि 1/2 रूट x होता है। तो ये लिख दिया जाएगा 1/2 रूट x का मतलब अंडर रूट साइन 2 थीटा। उसके बाद देखिए अभी साइन 2 थीटा का करना है मित्रों। तो साइन 2 थीटा में समस्या 2 थीटा है, 2 थीटा को मन में x मान ले तो ये साइन x बन जाता है मित्रों। और साइन x का अवकलन जानते हैं cos थीटा होता है, cos x होता है। तो cos x का मतलब क्या हो गया 2 थीटा और मित्रों 2 थीटा का करें तो वही क्या आ जाएगा 2 × 1। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की जाए dy अपॉन डी थीटा बराबर 2 cos 2 थीटा
अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा। अगले स्टेप में 2 से 2 कट गया मित्रों, 2 से 2 कट गया तो dy अपॉन डी थीटा बराबर आ गया cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। मित्रों हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx का यह फॉर्मूला dy अपॉन dx का फॉर्मूला यहाँ बनेगा dy बटे डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा cos dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन करें मित्रों, कैलकुलेशन करें तो देखिए और भी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की हो जाएगी। आप जितनी कैलकुलेशन हो जाए उस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते चले जाएं। तो देखिए अपने आप कैलकुलेशन दिख रही है, तो ध्यान दें। लास्ट रिजल्ट आया था dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। इसको बटे के साइन को गुणा में चेंज करें तो ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा नीचे आ जाएगा और माइनस चिन्ह है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करें तो देखिए dy अपॉन dx बराबर देखिए माइनस है, बता cos 2 थीटा की घात क्या है 1 और इसकी घात क्या है 1/2 और अंडर रूट cos 2 थीटा की। तो इसमें नियम लग जाएगा आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब cos 2 थीटा 1 में आधा जोड़ा और 3/2। ऐसे ही इसकी पावर 1/2 है तो इसकी पावर 1 है। हम जानते हैं जिसके घात कुछ नहीं होती तो एक घात मानते हैं, इसलिए इसमें भी 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा की होल पावर 3/2। मित्रों इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। dy अपॉन dx बराबर cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है cot 2 थीटा की होल पावर 3/2 माइनस, और ये इसका आंसर हो गया dy अपॉन dx। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मित्रों प्राचलिक फलनों पर ही आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को मैं लिख रहा हूं और अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दें। यदि क्वेश्चन है यदि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर t माइनस 1/t तथा x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए x की घात 4 बाई स्क्वायर dy/dx बराबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए हमें दिया गया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर t-1/t, और दिया गया है, ये समीकरण 1 मान लें, और दिया गया है x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर t² प्लस 1/t²। मित्रों ध्यान दें, ये प्राचलिक फलन है क्योंकि यहाँ x और y का सीधा संबंध नहीं होकर प्राचल t के सापेक्ष है। मित्रों इसका डायरेक्ट यदि t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो ये प्रूफ नहीं होगा। आप जानते हो यदि किसी बात को प्रूफ करना हो तो प्रूफ में क्या लाना है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसकी पहले कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन अपने आप दिख रही है। यदि मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं तो अपन की बात बनती चली जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करें तो देखिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 का होल स्क्वायर बराबर t-1/t का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करें तो ये आ जाएगा x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3 t² प्लस 1/t² -2। मित्रों अब समीकरण 2 से t² प्लस 1/t² की वैल्यू x की घात 6 प्लस y की घात 6 लिखा जा सकता है। तो समीकरण 2 से यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3। इसके स्थान पर लिखा जा सकता है x की घात 6 प्लस y की घात 6, x की घात 6 प्लस y की घात 6 -2। अब ध्यान दें, पक्षांतरण करके एक साइड में लाएंगे तो बच्चों x की घात 6 से x की घात 6 कट जाएगा, y की घात 6 से y की घात 6 कट जाएगा, केवल बच जाएगा ये, और ये बच जाएगा 2x की घात 3 y की घात 3 बराबर -2। मित्रों 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, x की घात 3 y की घात 3 बराबर -1। 2 से 2 कट गया ऐसे। उसके बाद देखिए यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y की घात 3 बराबर -1/x की घात 3। अब इसका यहां से x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 3y² dy/dx। इसमें मित्रों अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अंश बटे हर वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हर का स्क्वायर मतलब x की घात 6 हो जाएगा, x की घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो हर एजिटेज इनटू अंश का अवकलन 0 माइनस अंश एजिटेज हर का अवकलन करेंगे तो 3x²। इसका मतलब ये आ जाएगा 3y² dy/dx बराबर ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 3x² अपॉन x की घात 6। इसका मतलब ये हो जाएगा 3y² dy/dx बराबर 3x² से x की घात 6 x की घात 4 बार कर जाएगा, और x की घात 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाया जाएगा, बच गुणा कर दें तो 3x की घात 4 y² dy/dx बराबर 3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा मित्रों, 3 से 3 कट गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, x की घात 4 y² dy/dx बराबर 1। मित्रों हमें ये प्रूव करना था। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं विदा, बाय, कल मिलते हैं।